अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी वो सुना था आपने पार्लियामेंट में, मैं सुनाता हूँ आपको। मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ बात उठे तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला बिकाऊ लोगों से नहीं है, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शासक में जिसका लोहा 12वीं शताब्दी में पूरे देश ने माना था। बिजली जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल लिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिया करते थे। ऐसे महाराजा बिजली पासी को मैं नमन करता हूं। आपने आला उदलती का नाम सुना होगा, और आला तो गया भी जाता है, लेकिन आला उदल को हराने वाले महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, गड्ढा में दबा दिया गया। अवध क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों को समाप्त कर सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले, भाईचारा को बढ़ाने वाले 103 दिनों तक लगातार गाजर युद्ध में की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की, और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल छटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनके जयंती के अवसर पर। सामान्य साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहां प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होके और महाराजा बिजली पासी का नाम 10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर मां उदयदेव पासी की मूर्ति लगा देते, मदारी पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले उन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लास्टर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजा की जो शासकों की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है, क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था, तो आज आपके देश में राजकाज जाने के बाद जुल्म जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग
कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जनसमूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसने हमारी किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है, जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों। उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके छीनने का काम किया, लड़ के लेने का काम किया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं, बाकी उदाहरण आपको किताबों में पढ़ने हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चैनफोर्ड समिति बनी, उसने कुछ सुधार करने की बात कही, सुधार भी हुए और 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। गौर से सुनना, पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ, उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ के 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी, मगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना और सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं वकील हूं। 15% लोगों में देश को जानना चाहिए एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं थे। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति के लोग थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे। वही वोट का काम इस देश में करते थे और उन्हीं के द्वारा सरकारें अंग्रेजों के राज में चुनी जाती थी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, मेरी माए बहनें बहुत बड़ी पैमाने पे आई हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला, किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकानी सभा बना के और मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए समझो, ये वोट हमें